नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दिखा दबाव। दिल्ली के जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। जांच के लिए जेएनयू पहुंची पुलिस। बीजेपी ने कहा अर्बन नक्सल की राष्ट्र विरोधी सोच। जेएनयू प्रशासन ने एफआईआर करने के लिए पुलिस में दी शिकायत। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा हर बार पराली पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं। प्रदूषण के कारणों की पहचान कर समाधान बताने को कहा। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट की अफसरों को फटकार। मुख्य सचिव को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड की वजह से 152 बच्चे पड़े बीमार। बंगलुरु के लिंगराजपुरम में भी सीवेज का पानी पीने को मजबूर हुए लोग। बांग्लादेश में हिंदू विधवा का गैंग रेप। जेसौर जिले में हिंदू पत्रकार की हत्या। कट्टरपंथियों ने 18 दिनों में 6 हिंदुओं की ली जान। न्यूयॉर्क कोर्ट में निकोलस मादुरो ने नार्को टेररिज्म के आरोपों से किया इनकार। कहा मैं आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति। 17 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। महिंद्रा ने लॉन्च की XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन। XUV 7XO के पेट्रोल वेरिएंट के एक शोरूम कीमत 13,66,000 से शुरू। डीजल वर्जन के लिए खर्च करने होंगे करीब 15 लाख रुपए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। आज निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार का पूरा अपडेट अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। तो आशीष, बताएं आज कैसा रहा बाजार में कारोबार? देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते मार्केट्स में तेजी के साथ शुरुआत तो हुई थी। हालांकि ऊपरी स्तरों पर देखें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। खास बात यह भी है कि आज निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी, ऐसे में आमतौर पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव मार्केट में रहता ही है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑपरेशनल नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर बैंक्स के नंबर्स आ चुके हैं और कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनीज की तरफ से भी देखें तो आंकड़े अच्छे देखने को मिले। लेकिन आज का मार्केट आप देखें तो ऑफ हाइस के एक्शन वाला था और इनमें से सबसे ज़्यादा देखिए एक्शन आपको नजर आया ट्रेंड में, जहाँ पर दिन के दौरान ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 10% की गिरावट नजर आई। कारण ये है कि लगातार जो ग्रोथ धीमी पड़ती जा रही है, इससे निवेशकों को चिंता है और स्टॉक में बड़ी गिरावट है। रिलायंस कल लाइफ हाई टच किया था, लेकिन आज ऑफ हाइस का एक्शन देखने को मिले। एकाएक 5% की गिरावट और इसका भी असर आपको मार्केट्स पर देखने को मिला। वहीं बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स में कंपैरेटिवली बेटर अपडेट्स आ रहे हैं। चाहे आप एक्सिस बैंक को देखें, आईसीआईसीआई बैंक को देखें और छोटे बैंक्स में डीसीबी बैंक, यहाँ पर भी बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और लगातार जो टोबैको स्टॉक्स हैं, यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी है। कंटिन्यूस कट देखने को मिल रहा है। चाहे आप आईटीसी को देखें या गॉडफ्रे फिलिप्स, दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा स्टॉक्स में कंपैरेटिवली बेटर एक्शन देखने को मिला। डिविस लैब्स, जिसकी सुबह हमने चर्चा भी की थी, आप स्ट्राइड्स फार्मा को देखें, लुपिन को देखें, अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर बढ़िया एक्शन नजर आए। लेकिन साथ में मेटल स्टॉक्स हैं जहाँ पर दोनों तरफ के मूव्स हैं। अगर आप बेस मेटल्स को देखें, जैसे नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, इनमें तो तेज़ी देखने को मिली। लेकिन खबरों के चलते स्टील स्टॉक्स में ऑफ हाइस का एक्शन नजर आए। टाटा स्टील है, सेल है, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक जो है ऊपरी तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा दबाव नजर आया। जी शुक्रिया आशीष इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि 2025 के मुकाबले 2026 अच्छा साल साबित हो सकता है। उनका मानना है कि बैंक इस तेजी को लीड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स और CDMO स्पेस भी उनको पसंद है। प्रशांत जी, पिछला साल काफ़ी यूनिक रहा। अगर आप देखें, निफ्टी में ठीक ठाक रिटर्न्स बने, बैंक निफ्टी में अच्छे रिटर्न्स बने, लेकिन ओवरऑल देखकर फीलिंग नहीं आई कि ये बुल मार्केट थी। कहीं ना कहीं एक लोगों को एक ये था कि मलाल था कि निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उनका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से कोसों दूर था।
आप मानते हैं इस बात को, और इस साल के लिए आपका क्या आउटलुक है? नहीं अनुज, देखिए मेरा तो काफी समय से व्यू रहा है कि लगभग एक साल के ऊपर से कि स्मॉल मिड कैप्स इंडिया में बहुत महंगे हैं, और इस बाजार में जो सबसे अच्छी वैल्यू है वो निफ्टी में ही है। और मेरे को अभी भी ऐसा ही लगता है कि ब्रॉड मार्केट में वैल्यूएशंस उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि निफ्टी में है। निफ्टी ने लगभग 15 महीने तक कंसोलिडेट किया है, तो हम लोग का ऐसा मानना है कि अगला जो निफ्टी का मूव है वो ऊपर की दिशा में होना चाहिए, और ये ओवर टाइम निफ्टी शुड मूव अप। आज कैप में इस समय सबसे ज्यादा आपका ट्रैक्शन किस तरफ है? जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकेट रही है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, और कहीं ना कहीं 2025 की एक कंसेंसस पिक भी थी जिसने आउट परफॉर्म भी किया। क्या 2026 में भी इस स्पेस से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करें? ये निफ्टी के बारे में मेरा ऐसा सोचना है कि निफ्टी में दो सेक्टर्स हैं जो कि मेरी समझ में महंगे हैं। एक है उनमें से एफएमसीजी, और एक है जो रिटेल को हम कह सकते हैं। ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें जो हमारी अनुमानित ग्रोथ है बिजनेसेस में, उनके तुलना में ये जो सेक्टर्स हैं महंगे हैं। इसके अलावा बैंक्स हो, इंश्योरेंस हो, सॉफ्टवेयर हो, फार्मा हो, यूटिलिटीज हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये सभी सेक्टर मेरे ख्याल से लगभग फेयर वैल्यू के आसपास हैं, और इन सब में हम एक रिटर्न की आशा कर सकते हैं। बैंक्स में थोड़ा रिटर्न ज्यादा आना चाहिए अगले 1-2 वर्षों में, क्योंकि पिछले वर्ष जैसे आरबीआई ने रेट्स कम किए, तो बैंक्स, क्योंकि अधिकांश लोन बैंक्स के फ्लोटिंग रेट लोन है, तो उनके निम्स पे जो पिछले वर्ष में काफी प्रेशर था, बट इस साल में वो मार्जिन्स को नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो बैंक्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है मेरे ख्याल से वो अगले 1-2 वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसमें आज 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देर रात बयान जारी कर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया। पूरी जानकारी बता रहे हैं यतिन मोहता। देखिए, जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आज प्रेशर है, ब्लूमबर्ग की जो न्यूज़ रिपोर्ट थी और जो मिस रिपोर्टिंग ब्लूमबर्ग ने की है, उसका शायद प्रेशर काउंटर पे अभी भी बना हुआ है। हालांकि कंपनी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पे सफाई देते हुए कहा है कि ब्लूमबर्ग की जो न्यूज़ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि 3 रशियन तेल से भरे जहाज़ जामनगर रिफाइनरी के लिए रवाना हुए हैं, और रिलायंस अभी भी रशियन तेल खरीद रही है। इन खबरों का खंडन करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान दिया है। करंटली अगर हम देखें तो रशियन ऑयल की खरीदारी पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप रशिया के तेल का इंपोर्ट करते हैं अपनी रिफाइनरीज में, तो उससे शायद यूएस सैंक्शंस का भी रिस्क होता है। तो इस सारी अटकलों के बीच में रिलायंस की एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आई है, जहां उन्होंने कहा है क्लियरली कि कोई रूस का तेल रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी करंटली इंपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट कोई भी कार्गो अभी पिछले 3 हफ्तों में आया नहीं है, और कोई भी जनवरी में रशियन ऑयल की डिलीवरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी में नहीं आई है और ना आने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के खंडन के बावजूद स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लियरली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस रिपोर्ट जो ब्लूमबर्ग ने पब्लिश की है, इसको कहा है कि ये गलत तरीके से इमेज को टार्निश करने वाली न्यूज़ पब्लिकेशन है, और इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से उन्होंने खारिज किया है। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने मार्केट कैप के लिहाज से शेयर्स की नई लिस्ट जारी की है। आपको बता दें ये बदलाव 1 फरवरी से लागू हो जाएंगे। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, साल में 2 बार एम्फी रीक्लासिफिकेशन करता है मार्केट कैप के लिहाज से। कौन सा स्टॉक मिड कैप कहलाएगा, स्मॉल कैप, और कौन सा लार्ज कैप, इसकी परिभाषा है। अभी फिलहाल के लिए ये लिस्ट आ चुकी है जो कि 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। मार्केट को काफी हद तक अंदाजा लग चुका था, तो क्राइटेरिया क्या होता है और लिस्ट क्या, ये आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि लार्ज कैप के लिए पहले परिभाषा ये थी कि जितनी भी कंपनी जिनका मार्केट कैप 92,000 करोड़ से ऊपर का है, इन्हें लार्ज कैप कहा जाएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इंक्रीज है। 1,05,000 करोड़ से ऊपर वाली जितनी कंपनीज हैं, इन्हें लार्ज कैप कहेंगे। सिमिलरली मिड कैप में जो पहले कट ऑफ था 30,700 करोड़ का, अब इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 34,800 करोड़ कर दिया। अब बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे स्टॉक्स आप देखें तो रीशफल हुए हैं। अब लार्ज कैप में एंट्रेंस के लिहाज से मुथूट फाइनेंस आपको नजर आएगा,
HDFC, AMC, कमिंस, कैनरा बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। वैसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ चुनिंदा नाम ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिमिलरली आप लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ रुक कर सकते हैं, तो इसमें REC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडस्टार, जिंदल स्टील और श्री सीमेंट जैसे नाम आते हैं। वही मिड कैप में नई एंट्री, और ये सभी हाल ही की लिस्टिंग, नए IPOs हैं जिनकी लिस्टिंग हुई थी। ग्रो, मीशो, लेंसकार्ट, HDB फाइनेंशियल्स और फिजिक्स वाला, ये सीधे मिड कैप में एंट्री कर रहे हैं। वहीं मिड कैप से स्मॉल कैप की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ, इसे थोड़ा सा आप मार्केट कैप के लिहाज से डाउनग्रेड भी समझ सकते हैं। सोना BLW है, गुजरात गैस, LIC हाउसिंग फाइनेंस। वहीं स्मॉल कैप से मिड कैप की ओर, यानी अब मिड कैप के जो फंड मैनेजर्स हैं यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, पूनावाला फिनकॉर्प और अपार इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, यानी बहुत ढेर सारे बदलाव है। कुछ चुनिंदा आपके सामने। बढ़ते आगे और आपको बता दें, JNU कैंपस एक बार फिर से विवादित नारों को लेकर चर्चा में है। दरअसल कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए हैं। लेफ्ट छात्रों पर नारेबाजी के आरोप है। खबर यह है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग को लेकर ये नारेबाजी की गई थी। उमर खालिद और शर्जील इमाम को कल सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिलने के बाद लेफ्ट के छात्रों ने ये जुलूस निकाला था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से पुलिस में FIR करने की शिकायत भी दी गई है। तो आखिर JNU में प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ था, देखिए संवाददाता रचना की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल है उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं। और ABVP के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? वहाँ पर ना सिर्फ RSS और ABVP के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं, दफनाने का ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने JNU पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे स्लोगन बोलने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने वामपंथी सोच पर हमला बोलते हुए कहा कि वामपंथी और उनकी मानसिकता खत्म हो रही है, इसलिए वे परेशान हैं। जी मानसिकता वाले और सभी, चाहे RJD हो, चाहे TMC हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 लोगों के नाम कटेंगे। उत्तर प्रदेश में SIR के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। इसके मुताबिक SIR के बाद यूपी में करीब 12,55,00,000 वोटर्स हैं। यूपी से शिफ्ट करने वाले वोटर्स की संख्या 2,17,00,000 है। वहीं मृत वोटर्स की बात करें तो यह संख्या 46,23,000 है। इसके अलावा एक से ज्यादा जगह पर नाम वाले वोटर्स करीब 26 लाख है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 1 महीने तक का समय लोगों को दिया गया है। इस दौरान वो दावे और अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी आवेदन लोगों की तरफ से दिए जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को हमने पब्लिश किया है और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया
या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब बेंगलुरु और अहमदाबाद में भी पीने के पानी में सीवर का पानी मिला है। गांधीनगर के कई इलाकों में टाइफाइड के केस में अचानक उछाल आया। सिविल हॉस्पिटल में स्थिति से निपटने के लिए 30 बेड का बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। वहां पेयजल के पाइपों में कम से कम 7 जगह लीकेज और सीवेज वाटर मिला है। जिला कलेक्टर के मुताबिक लीकेज को ठीक किया जा रहा है और उसके बाद पानी के सैंपल सही निकल रहे हैं। 1-2 दिन में इस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, ये कहना है जिला प्रशासन का। वहीं आपको बता दें, बेंगलुरु में लिंगराजपुरम इलाके में पिछले कुछ महीनों में डायरिया के मामले काफी बढ़ गए हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में मामले तेजी से बढ़े हैं और लोगों का ये शिकायत है कि पानी जो है वहां पर दूषित है। करीब 50 घरों के लोगों को 1 हफ्ते से पाइप का पानी पीने को नहीं मिल रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन अब हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है और पीने और सीवेज का पानी मिलने की बात प्रशासन की तरफ से स्वीकार भी की गई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के मुताबिक अधिकारी कई जगह गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन अभी तक लीकेज वाली जगह मिली ही नहीं है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौत मामले में हाईकोर्ट ने अफसरों को फटकार लगाई है और कहा है कि इस घटना से शहर की छवि को भारी नुकसान हुआ है। तो गांधीनगर में भी प्रदूषित पानी पीने से कई सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ने इस पर आज कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बच्चे जिस वार्ड में एडमिट है वहां पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। देखिए। इस वक्त मैं गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं और इस वार्ड में कई सारे बच्चे हैं जो कि कहा जा रहा है कि प्रदूषित पानी पीने से यहां उनकी हालत है वो बिगड़ गई है। कुल 3 दिन में 150 से अधिक बच्चे यहाँ दाखिल हुए थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सिर्फ 28 मरीज अभी यहाँ पर है। लेकिन जो हमने देखा कि कई सारे और बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है, लेकिन प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी यहाँ पर इस तरह के 4 वार्ड है वो बनाए गए हैं और जितनी हो सके उतनी अच्छी और जल्दी ट्रीटमेंट देने का भी प्रशासन यहाँ पर दावा कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। साथ ही साथ जो पीने के पानी की लाइन है उनको भी प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी चेंज करे, ताकि ये जो आंकड़ा संदिग्ध मौत का आंकड़ा है वो भी आगे न बढ़े और बच्चे है वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने घर जाकर स्वस्थ रहे। केतन जोशी, गांधीनगर। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार कुछ जिलों के अंदर चांदी की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। कुछ बड़े ज्वेलर्स के साथ इसका पायलट जल्द ही शुरू किया जा सकता है। इस पर बीआईएस के डीजी संजय गर्ग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ तो सर बीआईएस के डीजी संजय गर्ग के साथ सबसे पहले तो सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के बारे में जानना चाहेंगे। कब तक वो मैंडेटरी आप हम इसको तो देख सकते हैं? सिल्वर हॉलमार्किंग अभी वॉलंटरी बेसिस पे शुरू किया है और 1 सितंबर से HUID उसमें लगाना शुरू किया है। अभी कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी गोल्ड हॉलमार्किंग का भी सिस्टम जो है, जैसा आप लोगों को पता है कि हालांकि थ्योरेटिकली 50-55% डिस्ट्रिक्ट्स में है, बट प्रैक्टिकली इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कंट्री ज्योग्राफिकली। पायलट प्रोजेक्ट होता हुआ हम देख सकते हैं इसका पायलट मतलब वॉलंटरी बेसिस पे तो चल ही रहा है। अब इशू है खाली उसको मैंडेटरी करने का। तो मे बी विद सम डिस्ट्रिक्ट्स वी कैन स्टार्ट इट, जहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, क्योंकि सिल्वर हॉलमार्किंग जो है उसका प्रोसेस अलग है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा और गोल्ड हॉलमार्किंग से ज़्यादा वो है, TDS है। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे रेडी होता है तो हम उसको शुरू करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। XUV 7XO के पेट्रोल वर्जन की एक शोरूम कीमत 13,66,000 रुपए से शुरू होगी। वहीं डीजल वर्जन के लिए करीब 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो कैसी है महिंद्रा की XUV 7XO, बता रही हैं दीपाली राणा।
महिंद्रा ने 7XO को लॉन्च कर दिया है। बेस प्राइस स्टार्ट होता है 13.66 लाख से और अब आपको 7XO में MX सीरीज़ नहीं मिलेगी, AX सीरीज़ ही मिलेगी। इसका जो लुक एंड फील है वो एग्जिस्टिंग 700 जैसा ही है। हालांकि एक्सटीरियर डिज़ाइन में ट्विकिंग की गई है, लेकिन ज़्यादा बदलाव इसके टेक और इसके इंटीरियर्स में किए गए हैं। पहले वाला ही प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है और साथ ही आपको पहले जैसे ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन एक्सटीरियर में क्या बदला है वो बताते हैं। एक्सटीरियर में आपको रीडिज़ाइन ग्रिल मिलती है, वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं और ट्विन पीक लोगो मिल रहा है। फ्रंट में यहाँ कैमरा दिया गया है, नीचे आपको ADAS सेंसर्स मिलते हैं। इसकी एयर डैम्स को भी रिवाइज किया गया है। आपको नई LED हेडलाइट्स का सेटअप मिलता है। DRLs को स्लीक किया गया है। अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है और साइज़ भी 19 इंच का है। गाड़ी के अंदर ज़्यादा बदलाव किए गए हैं इसके लुक, फील और प्रीमियम फीचर्स में। अब आपको बेस वेरिएंट से ही ये बड़ी स्क्रीन मिलती है जिसका साइज़ है 31.24 सेंटीमीटर का। एलेक्सा विद चैट GPT को इंटीग्रेट इसमें किया गया है। डॉल्बी एटमॉस है। 16 स्पीकर सिस्टम आपको मिल रहा है। सेकंड रो की सीट्स में भी हायर वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, यानी चारों सीट्स फर्स्ट और सेकंड रो की अब वेंटिलेटेड फीचर के साथ आती हैं। इतना ही नहीं, 540 डिग्री कैमरा है। 700 में जो कैमरा था वो 1.5 मेगापिक्सल का था, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। सेकंड रो में जो सीटिंग कंफर्ट है वो आपको पहले जैसा ही मिलेगा। स्पेस पहले जैसा है, लेकिन डेफिनेटली फीचर्स ऐड किए गए हैं। यहाँ आपको को ड्राइवर सीट पर ही बटन्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अगली सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, इंक्लाइन और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। BYOD यानी ब्रिंग योर ओन डिवाइस कंपनी कह रही है कि ये फीचर इसमें है, यानी यहाँ आप अगर शॉफर ड्रिवन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना फ़ोन या लैपटॉप या डिवाइस यहाँ कनेक्ट कर सके आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सेपरेट AC इवेंट्स मिलते हैं। ये मैनुअल सन ब्लाइंड्स आपको मिल रही हैं। पावर ट्रेन चॉइसेस पहले जैसे ही आपको मिलती हैं पेट्रोल और डीजल में। पावर भी सेम ही है, लेकिन सेफ्टी को इन्हांस किया गया है। लेवल 2 ADAS में आपको ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने ऐड किए गए हैं और एक इंटरेस्टिंग ऑफरिंग तो बनाई है। अब देखना होगा कि कंज्यूमर्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। भारत के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में अब रेंज को लेकर बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। अब बात सिर्फ 100 या 200 किलोमीटर की नहीं बल्कि पूरे 400 किलोमीटर की रेंज की हो रही है। इसी कड़ी में सिंपल एनर्जी ने अपने Zen 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें भारत का पहला 400 किलोमीटर रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं रोहन सिंह। ईवी स्कूटर्स की दुनिया में अब 100, 200 या 300 नहीं बल्कि 400 किलोमीटर की रेंज की बात हो रही है। सिंपल एनर्जी ने अपने सेकेंड जनरेशन स्कूटर्स की रेंज लॉन्च की है और इसमें कई सारे ऐसे क्लेम्स किए गए हैं जो इंडस्ट्री फर्स्ट है। सेकेंड जनरेशन की जो रेंज है उसका जो टॉप वेरिएंट है अल्ट्रा, उसका ये दावा है कि एक सिंगल चार्ज पे वो 400 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है। और साथ ही इसकी टॉप स्पीड की बात करें 115 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है। साथ ही पहली बार इंडस्ट्री में ये दावा किया गया है कि 6.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो शामिल किया गया है। 0 to 40 किलोमीटर की जो स्पीड है ये 2.77 सेकेंड में पा सकती है। और साथ ही अगर इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनकी अगर बात करें 5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसका जो रेंज है वो 265 किलोमीटर है, जबकि जो 4.5 किलोमीटर का जो बैटरी पैक है उसका जो रेंज है वो 236 किलोमीटर जो है वो रखा गया है। लेकिन बदलाव सिर्फ रेंज में नहीं किया गया है, स्कूटर को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है। पहले से कहीं ज़्यादा एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसका बनाया गया है। अगर डैशबोर्ड की बात करें पहले से ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लेकिन ज़्यादा कनेक्टेड है, ज़्यादा फीचर्स के साथ है। साथ ही कई सारे सेफ्टी फीचर्स इसमें डाले गए हैं। पिछले जो वेरिएंट है उसके मुकाबले करीब 8 किलोग्राम ज़्यादा हल्का है ये स्कूटर। अगर स्पेस की बात करें तो करीब 35 लीटर का यहाँ पे स्टोरेज है, जो कि इसे एक अच्छा सिटी राइड के लिए एक अच्छा कम्यूटिंग ऑप्शन आपको बनाता है। कीमत की अगर हम बात करें तो जो बेस मॉडल है वो 1,40,000 से शुरू हो रहा है। बाकी अल्ट्रा की जो कीमत है वो अभी अनाउंस नहीं की है और इस साल के दूसरे हाफ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके जो बाकी डिटेल्स हैं अल्ट्रा के वो सामने आएंगे। रोहन सिंह, बेंगलुरु। तो सिंपल एनर्जी की बात करें तो अब तक कंपनी का फोकस दक्षिण भारत में रहा है, लेकिन जल्द ही कंपनी उत्तर भारत में भी अपनी पहुंच बढ़ा रही है। इस पर ही सिंपल एनर्जी के फाउंडर एंड CEO सुहास राजकुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। इस खास बातचीत में सुहास ने कंपनी की आगे की रणनीति पर खुलकर बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। अभी अगर कहें कि क्या टारगेट है आपका, सेल्स टारगेट कितना लेके चल रहे हैं इस साल के लिए, आगे के लिए, और कहाँ आगे आने वाले कुछ दिनों में हम देख सकते हैं सिंपल का एक्सपेंशन?
हम अभी फ़िलहाल तो 80 के आसपास स्टोर्स में हैं। हमारा टारगेट 150 स्टोर है बाय मार्च। आई थिंक वी आर लास्ट जैन में हम 10 स्टोर्स थे, इस जैन में हम 80 स्टोर है, वो 8x का ग्रोथ है एंड वी विल अचीव दैट 150 एज वेल। विद सेल्स हमने अक्टूबर में 1500 प्लस यूनिट सेल किए डायरेक्ट टू डीलर्स एंड आर वाहन रजिस्ट्रेशंस वे क्लोज टू 900, क्लोज टू 1000, जस्ट 30 शॉर्ट फ्रॉम देयर। अगर मैं आंध्रा भी मिला लूँ तो हम 1100 के आसपास रिटेल कर चुके थे। और साउथ में तो आपका काफ़ी प्रेजेंस है, बट सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया के लिए क्या प्लानिंग है? सो हम अभी दिल्ली, MP, राजस्थान, यूपी ये सब में एक स्टोर्स हमारे खुल चुके हैं। नेक्स्ट 6 months में वी विल बी डबलिंग डाउन ऑन देम एंड विल बी ओपनिंग मोर स्टोर्स बिकॉज वी हैव लॉट मोर कमिंग अप इन द नेक्स्ट 2 quarters एंड उस मार्केट के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। आई नो सिंपल वन एड्रेसेस एवरीथिंग, बट वी ऑल्सो वांट टू बी अग्रेसिव ऑन आवर एक्सपेंशन प्लान्स। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।